आरएसएस भाजपा नहीं है। आरएसएस भाजपा नहीं है, आरएसएस एक सोच है। आरएसएस देखिए, जैसे ईवीएम हैकिंग हो सकती है, तो बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुआ तो इस बात की क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी नहीं होगी? के पोस्टल बैलेट के जो पेपर थे उसके ऊपर ताला तोड़े गए, अधिकारियों को भी पकड़ा गया लेकिन उसके बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं, चुनाव आयोग ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई आरोप लगाया। सदस्यता खत्म करने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण है उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये लगाता है कि लोगों को दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट दिखाना चाहते हैं और अपने आप को एकदम साक्षात। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर महादेव ऐप का भी आपने जिक्र करा। महादेव ऐप के जरिए जिसको बताया, जिसने आरोप लगाए उसी ने खारिज कर दिए कोर्ट के अंदर जाके। जब तक आपने पुष्टि नहीं करी, आप कैसे प्रधानमंत्री जी उस चीज को ओके कर सकते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सिर्फ, उसको बाद में क्या होगा वो भूल जाते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और यहाँ पर हमारे साथ हैं जुगल किशोर जी, जो बात करेंगे उस शेरनी की जो कल दहाड़ रही थी पार्लियामेंट की सड़क पर, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर, और कह रही थी कि बहुत ज्यादा गलत हुआ है। महुआ मोइत्रा ने जो कहा, महुआ मोइत्रा पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो कहाँ से बेबुनियाद लगते हैं आपको, सही क्यों नहीं लगते हैं? एक बात बताइए, आप जब तक मेरी बात को, मेरी आवाज को सुनेंगे नहीं या मुझे सफाई पेश करने का मौका नहीं देंगे तो एक तरफा कानून कहाँ है? आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर भी मजिस्ट्रेट 5 तारीख देते हैं। तारीख का मतलब होता है कि वो अपनी याददाश्त या अपनी जो उनके साथ ब्याह हुआ उसको भी सुनना। अगर सरकार, आपके पास कोई वकील नहीं है तो सरकार उसको सरकारी वकील देती है उसकी बात सुनने के लिए। उस तरफ से एक लोकसभा के अंदर जो आज लोकतंत्र की हत्या हुई, जो कि एक महिला को सुना नहीं गया, वो अपनी सफाई में क्या बताती, क्या नहीं बताती, आपका लेन देन क्या है, आपने उसमें रिपोर्ट क्या पेश की है, उसको आपने पढ़ा भी नहीं लोकसभा के अंदर, तो उस चीज से क्या पता चलता है? देखिए, कोर्ट की बात अलग हो जाती है और लोकसभा की बात अलग हो जाती है। सदन में जाकर के पागल के हाथ में माचिस देना, ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता ना उनको। देखिए, मेरी बात सुनिए, बात लफ्ज की है। लफ्ज में क्या निकालना हूँ, आप क्या पेश करना चाहते हैं? यूं तो राहुल जी को भी उन्होंने बोला था कभी सोना बनाने वाली मशीन, आलू को सोना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने किस तरह बोला था? एक आलू को चिप्स के रूप में बोलेंगे तो सोने जितना रेट हो जाता है उसका, और आलू 10 रुपए किलो है और चिप्स कितने की है? 10 रुपए की इतनी सी है। तो एक फर्क होता है बोलने का और उसको बात रखने का। इसी तरह से जब तक आप किसी को भी पूरी तरह से सुनेंगे नहीं, आप उसको कैसे उसको गलत ठहरा सकते हैं? ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। मैं इस कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से ये बात कहना चाहता हूँ, आप उनको सुनिए, आप उनकी सफाई करिए। जब तक एक तरह से लोकतंत्र में आप उस महापर्व में बैठे हैं, महाशक्ति में बैठे हैं, जब तक उसकी आवाज को आप सुनेंगे नहीं, कैसे आप उसको एक तरफा बात कर सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि दूसरे तरीके से ही वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर तंज कस रही थी कि पागल के हाथ में माचिस दिया तो बस्ती में तो आग लगेगी ही। तो ये जानबूझकर घुमा फिरा कर ही सही ऐसी बातें करेंगी, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएंगी, ऐसी बातें प्रधानमंत्री के खिलाफ करेंगी, तो जाहिर सी बात है जो उनके साथ हुआ वो जायज है। एक बात बताइए, आपने अभी देखा था कि प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर महादेव ऐप का भी आपने जिक्र करा। महादेव ऐप के जरिए जिसको बताया, जिसने आरोप लगाए उसी ने खारिज कर दिए कोर्ट के अंदर जाके। जब तक आपने पुष्टि नहीं करी, आप कैसे प्रधानमंत्री जी उस चीज को ओके कर सकते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सिर्फ, उसको बाद में क्या होगा वो भूल जाते हैं। इसी तरह से देखो, बोलने का अधिकार इस देश में, लोकतंत्र में सभी को है, लेकिन वो किसके लिए बोल रहे हैं उस चीज पे आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज पे नहीं जाओगे तो कैसे आप उसको रफली नाम लेने से और बिना उसके कैसे कह सकते हो कि भी मैंने आपको बोला है? जैसे मोदी सरनेम था, राहुल जी की सदस्यता खत्म करी, जो मोदी ही नहीं है उसने केस फाइल करा, बाद में कोर्ट ने देखा, आपने सीजीआई साहब ने बोला, चंद्रचूड़ साहब ने, और राहुल जी आज अब उनकी सदस्यता बहाल करी गई। तो कोर्ट का काम है तरीके से काम करना और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास रखना। हमारे संविधान के तहत हमारा अधिकार है, हमें बोलने का। राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया, उसके बाद अब महुआ मोइत्रा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। 2024 के चुनाव बेहद नजदीक है, महज कुछ ही महीने रह गए, या हम यूं कहें कि अब उंगलियों पर हम गिनतियां कर सकते हैं दिनों की। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये साजिश है या कुछ ऐसा है जो कांग्रेस सामने नहीं आने देना चाहती है? कांग्रेस सामने क्यों नहीं आने देगी? कांग्रेस के सामने सब कुछ है। कांग्रेस अगर सामने नहीं आने देती तो आज बीजेपी पैदा नहीं होती। कांग्रेस सिर्फ
विश्वास रखती है लोकतंत्र में और संविधान में। इनकी सदस्यता खत्म करने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण है उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये लगाता है कि लोगों को दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट दिखाना चाहते हैं और अपने आप को एकदम साक्षात। क्योंकि दूसरी पार्टियों से जो लोग हैं इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वॉशिंग पाउडर से धुल के वो हो जाते हैं एकदम पवित्र। अभी कल ही 200 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं कांग्रेस नेता के घर से। देखिए, वो व्यापारी हैं, आप उनके ऊपर जो पकड़े गए हैं वो कानून के तहत, अगर कानून ने पकड़े हैं तो उसको बताएंगे भी वो पैसे किसके हैं। इसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो नहीं आई ना, कोई कांग्रेस ही नहीं तो कहेगा हमारा पैसा है। वो व्यक्तिगत, जिस व्यक्ति का पैसा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो सकता है वो, लेकिन वो अपनी बात को रखेंगे। तो बड़े नेता है, कैसी बात करे, कार्यकर्ता थोड़ी है वो। देखिए, जो पैसे पकड़े गए हैं वो उनके घर से है, वो व्यापारी भी है साथ में। पहले उनकी डिटेल पकड़ी जाएगी, उनकी डिटेल आएगी, उसके बाद कांग्रेस अगर उसमें हस्तक्षेप करती जब आप बात करना। अभी कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई और फिर भी आरएसएस के मतलब जो कार्यकर्ता है उनको मंत्री बना दिया गया। अब इस तरीके से देखा जाए तो तेलंगाना में वेक्टर से भाजपा की सरकार हो गई। कौन से मंत्री को बनाया, उसका नाम बताइए आप। रेवंत रेड्डी को बनाया है ना। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है हमारे। वो कहाँ से आरएसएस से भी तो जुड़े हुए हैं। आरएसएस भाजपा नहीं है, आरएसएस भाजपा नहीं है, आरएसएस एक सोच है। आरएसएस के हमारे यहाँ कितने वर्कर भी हैं कांग्रेस के अंदर, लेकिन वो सोच नहीं दर्शाते वो बीजेपी की। बीजेपी की सोच अलग होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी जो है उन्होंने पूरा संघर्ष करा पिछले 3 साल से, जब जाके मुख्यमंत्री बनाए गए। अब देखिए, कांग्रेस जो है बात सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रही है और ये भी कह रही है कि 4 राज्यों में चुनाव हम इसलिए हारे क्योंकि ईवीएम हैकिंग हो गई। लेकिन जब तेलंगाना में जीत गए तो नहीं कहा कि ईवीएम सही चल रहा था। तो ये जो ईवीएम हैकिंग का मामला, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने सर्वे में दिखाया, भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया ने कौन सा ऐसा सर्वे था जिसमें कांग्रेस को 3 राज्यों में जीत नहीं दिखाई? आप अपने सर्वे को बताइए, आपने किससे पूछा? कांग्रेस को किस सर्वे के तहत आपने जिताया था? पहले आप मीडिया से आप ही बता दीजिए इस सवाल का जवाब। देखिए, ये चीजें तो आ रही थी कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन अचानक से बाजी पलट गई। देखिए, किस्मत भाजपा की, भाजपा जीत गई। देखिए, किस्मत नहीं होती, करनी होती है। किस्मत से तो जीतना तो आप होता। मानते हैं कि भाजपा के कर्म अच्छे थे, उनका काम अच्छा था? काम अच्छा नहीं था, काम जो करने का तरीका है वो जिसको लोगों को उस टाइप से ले जाते हैं कि लोगों में धक्का ना लगे और अपना काम हो जाए। जो ईवीएम की बात चल रही है, ईवीएम को पूरे देश में पिछले 5 सालों से बोला जा रहा है, 2019 से आरोप लगे आ रहे हैं। तो एक बार अगर उनको इतना है तो बैलेट पेपर से करा के देख लीजिए चुनाव। अगर इतने बढ़िया मोदी जी का नाम चल रहा है तो दिक्कत क्या है? तो देखिए, जैसे ईवीएम हैकिंग हो सकती है तो बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुआ तो इस बात की क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी नहीं होगी? उसको भी तो बदला जा सकता है ना, उसके साथ भी जो चीजें हो सकती है। देखिए, आपने अभी मध्य प्रदेश में देखा होगा कि पोस्टल बैलेट के जो पेपर थे उसके ऊपर ताला तोड़े गए, अधिकारियों को भी पकड़ा गया। उसकी आपके मीडिया द्वारा फोटो भी वायरल की गई और न्यूज 24 ने सबसे पहले उसको दिखाया था। लेकिन उसके बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं, चुनाव आयोग ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई आरोप लगाए। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी? कह रहे हैं विपक्षी की बस 3-4 महीने का समय है उनके पास, अगर अभी भी वो नहीं सुधरे तो कहीं दूर तक नजर नहीं आएंगे। देखिए, हम 2024 में पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और पूरी मेहनत और लगन के साथ और ईमानदारी के साथ। बेरोजगारी, महंगाई और ये हमारे जो मुद्दे हैं उन्हीं पे चुनाव लड़ेंगे। हम झूठ पे मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। सेमीफाइनल हारने के बाद क्या लगता है, फाइनल जीत पाएंगे आप? देखिए, इंडिया फाइनल में जा के हार गई तो फिर सेमीफाइनल जीत के अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते तो क्या बुराई है? अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि 2024 का चुनाव जो है वो कांग्रेस ही जीतेगी? पक्का 100%, क्योंकि लोगों में ऐसा होता है, राज्य का चुनाव में और क्षेत्र के चुनाव में फर्क होता है। अच्छा, ये पूरा केंद्र का चुनाव। अगर कांग्रेस हार जाती है तो क्या वो भाजपा के आगे झुक जाएगी, मान लेगी कि भाजपा अपनी जगह सही थी? एक बात बताइए, पिछले 40 सालों से देश के अंदर भाजपा नहीं थी, कभी मानी क्या भाजपा? भाजपा लड़ने को तैयार थी ना। 40 साल में नंबर आया, 1982 के बाद 2000 आपके सामने 2014 में जीती है। क्या उससे पहले भाजपा खत्म हो चुकी? पहले भी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा सही तो थे। भाजपा से थे, लेकिन 1990 में सरकार हमारी थी, 1991 में थी, 1982 में थी, 1978 में इंदिरा गांधी जी हारी थी। तो इंदिरा जी हारी तो उसके बाद हमने हार मान ली क्या? जब भी तो जेपी आंदोलन हुआ था। ऐसा नहीं है, लड़ते रहेंगे।
लड़ेंगे और जीतेंगे, विश्वास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि जो पार्टी काम करे वही सत्ता में आए। खैर 2024 के चुनाव बेहद नजदीक है और देखते हैं कि आखिर 24 के चुनाव में क्या होता है। खैर महुआ मोइत्रा पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, कांग्रेस उसका पूरी तरह से खंडन करती है और यही मानती है कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, उन्हें जबरदस्ती वहां से बाहर निकाला गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। खैर देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है। बने रहे एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन इमरान के साथ मैं नमिता चौहान।